सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। मुस्लिम लीग नून और बिलखुसूस और पीपल्स पार्टी भी एक बार फिर नैब यानी जो इंसदाद करप्शन का इदारा है पाकिस्तान में, ये करप्शन का खात्मा कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि इदारा पाकिस्तान में इस वक्त यही है, नैब मरकजी इदारा, वफाकी इदारा, नैब के ऊपर फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नाराज़ है। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में आपको दिखाएं जो मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप के हालिया बयानात हैं नैब से मुताल्लिक, वो क्या है। हमने हमेशा कहा है ये नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल है। अब शहबाज साहब को बनाया गया है नैब मुल्तान में। 1976 का एक मामला था, आज सिर्फ ये बात शहबाज शरीफ के खिलाफ मिली है। पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग नैब ने करनी है, करती रहे। रमजानुल मुबारक में तो दुश्मन से जान नहीं की जाती, ये रमजानुल मुबारक में भी अपने मुखालफों को रगड़ा जाने लगता है कि वजीर आजम साहब को कोरोना की वैक्सीन दरियाफ्त हो गई और उस वैक्सीन का नाम है नैब। नैब इन एक्शन अगेंस्ट ऑपोजिशन। चेयरमैन नैब को काबीना के अंदर स्लॉट दे देनी चाहिए। नैब जो हरकतें कर रहा है वो टार्जन वाली नहीं है, वो लूमड़ी वाली है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं इल्तिजा करूंगा कि नवाज शरीफ साहब तो उनको याद रहे थे पनामा के केस में, जो बाकी 450 लोग थे उनकी पनामा की इंक्वायरी कौन करेगा। ये नैब न्याजी गठजोड़ का तसलसल 2 साल से जारी है। नैब ने एक तमाशा लगाया हुआ है। राइट। और शेख रशीद अहमद साहब, वफाकी वजीर रेलवे, शेख रशीद अहमद साहब ने नैब को टार्जन कहा है और ईद के बाद टार्जन की वापसी होगी। दिखाएं जी। और टार्जन की वापसी होके रहेगी। टार्जन की वापसी को कोई नहीं रोक सकता और टार्जन जो है इस वक्त वो विकेट के दोनों तरफ खेलने के मूड में है। सरकारी और गैर सरकारी सारे केसेस को वो देखेगा। राइट जी, मेरे साथ मौजूद हैं नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, साबिक वजीर इत्तेफा, वजीर खारजा और वजीर कॉमर्स इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे। खुरम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सर, नाराज़ हैं आप नैब से। नैब आपको यानी आप नैब से मुतमईन नहीं है, नैब आपको मुतमईन क्या करेगा। आप नैब से मुतमईन नहीं है। मुस्लिम लीग नून क्या चाहते हैं? मुस्लिम लीग नून क्या एहतसाब ख़त्म कर दिया जाए, एहतसाब ना हो, या ऐसा एहतसाब हो कि जिससे आपको लगे कि ये सबका हो रहा है और ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का नहीं हो रहा? जी, सबसे पहले तो मैं एक लिस्ट पढ़ना चाहता हूं जो हालिया 2018 के बाद की है। इंजीनियर कमरुल इस्लाम, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, साद रफीक, हमजा शहबाज शरीफ, हाफिज नोमान, मिफ्ता इस्माइल, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा, ये सिर्फ चंद नाम हैं। और इनमें 2 के अलावा जो आज भी नैब की हिरासत में हैं, मेरे भाई हमजा शहबाज साहब और आहद चीमा साहब, बाकी सबकी बेल हो गई है। और जो असल बात है जिसके ऊपर आपको नाजरीन को फोकस करना है कि बेल देते वक्त जो कि अदालत आलिया से मिली, हाई कोर्ट से मिली, हाई कोर्ट ने इन तमाम केसेस में बड़े सख्त रिमार्क्स लिखे नैब के ऊपर कि आपने ऐसे केस बनाए हैं जिनमें ना कोई सबूत थे, ना कोई शवाहिद थे, ना कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल थी, और बिल आखिर लोगों को 8-8 महीने, 9-9 महीने, 6 महीने, 5 महीने रख के जो है वो उनको बेल मिल गई, बिकॉज नैब के पास कोई एविडेंस नहीं थी। इसीलिए हमारा जो इसके ऊपर, नैब के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो यही हैं। और ये जो हम कहते हैं कि ये सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है, मैं याद कराऊं कि जो इससे पिछले चीफ जस्टिस थे जो अभी दिसंबर में रिटायर हुए, उन्होंने रिटायरमेंट से पहले भी बैन ही यही जो अल्फाज है वो इस्तेमाल किए थे कि नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है। क्योंकि अगर नैब वाकई संजीदा हो, देखिए 2-3 बातें ना। एक तो ये है कि नैब की जो कारकर्दगी है शवाहिद की बुनियाद पर केस करने में वो तकरीबन 0 है। असल तो बात यह है कि क्या ऐसी एविडेंस की बुनियाद पर केस किए जाते हैं, क्योंकि लोगों को 8-8 महीने रखकर भी ये रेफरेंस नहीं बना पाते, पूरी एविडेंस इकट्ठी नहीं कर पाते और लोगों को जेल में रखा हुआ। तो ये जो हमें यूं नजर आता है कि असल में तो हमारे हमायदीन को और लीडर्स को जेल में डालना मकसूद है, एहतसाब करना नहीं। अच्छा, ये सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये बड़ी आपने अहम बात की। मैं जरा इसको मजीद लोगों के लिए, और जो आप फरमा रहे हैं मैं इसको सप्लीमेंट करते हुए मजीद जरा लोगों के लिए आसानी के लिए बता दूं
हमजा शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया था जी 11 जून 2019 को। अब अगले माह 11 जून 2020 को उनकी गिरफ्तारी को 1 साल हो जाएगा, यानी अब वो 11 माह से गिरफ्तार है लेकिन केस कंक्लूड नहीं हो पा रहा। अगर केस कंक्लूड नहीं होगा, लोग गिरफ्तार रहेंगे तो फिर शिकायत होगी। फिर नैब ये तवक्को ना करे कि लोग इसके ऊपर तालियां बजाएं, नैब को दादो तहसीन नहीं मिलेगी। आहत चीमा जिसका जिक्र किया खुर्रम साहब ने, 21 फरवरी 2018 को गिरफ्तार किया गया था। आज हम मई 2020 में, यानी 2.25 साल हो गए, लेकिन आहत चीमा के खिलाफ कोई केस मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि शायद आहत चीमा ने कुछ गलत नहीं किया होगा, लेकिन अगर गलत किया है बाबा तो 2.25 साल से और कितना वक्त चाहिए आपको जुर्म साबित करने के लिए। फवाद हसन फवाद 5 जुलाई 2018 को गिरफ्तार हुए थे, 17 माह नैब की हिरासत में रहे, उसके बाद उनको जमानत मिली। इसी तरह से ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक साहब जो हैं वो तकरीबन 1 साल और 3 माह तक नैब की हिरासत में रहे। खुर्शीद शाह साहब वो 18 सितंबर 2019 को गिरफ्तार हुए थे, 8 माह से वो नैब के पास जेर हिरासत है। तो दरअसल ये वो शिकायत है मुस्लिम लीग नून की कि अगर लोग गिरफ्तार होते हैं तो फिर केस अंजाम तक नहीं पहुंचते। खुर्रम साहब, इसका तो बड़ा आसान सा हल कानून साजी से निकाला जा सकता है। ये जो लोग इतने अरसे तक गिरफ्तार रहते हैं उसके बाद जमानत होती है, तो कानून साजी इसका हल है ना अल्टीमेट। कोई अथॉरिटेरियन रूल तो नहीं इसको ठीक कर सकता। जी नहीं, अथॉरिटेरियन रूल तो हम इसीलिए हमारा अब ये जहन है जिसका कल इजहार भी किया हमारे लीडरान ने कि ये हमें एहतसाब का बैठकर जो पार्लियामान की इज्तिमाई दानिश है दोनों ऐवानों में, उसको इस्तेमाल करते हुए हमें नैब का कोई नया निज़ाम बनाना पड़ेगा एहतसाब का। क्योंकि ये वाला जो सिस्टम है जिसमें चेयरमैन के पास लामहदूद इख्तियारात हैं अरेस्ट के, और जिसपे हमारा बहुत बड़ा एतराज है कि ये इख्तियारात सिर्फ अपोजिशन को कुचलने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, वरना दूसरी तरफ भी एक लिस्ट है, मसलन BRT है, फॉरेन फंडिंग का केस है, मालम जब्बा का केस है, वो बिलियन ट्री सुनामी जिसमें चंद करोड़ लगे 1 बिलियन तक पहुंचे नहीं। फिर इस हुकूमत के दौर में आगाज हुआ फर्नेस ऑयल के स्कैंडल से, फिर दवाइयों का स्कैंडल हुआ, फिर अभी आटा और चीनी का इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है जिसने पूरे पाकिस्तान के गरीबों की गर्दनें तोड़ी हैं। फिर IPP का स्कैंडल सामने आ रहा है। अभी रिसेंटली जो है वो जो अद्वियात का स्कैंडल हुआ है हिंदुस्तान से, कि बजाय जो लाइफ सेविंग मेडिसिन के वहां से विटामिन मंगाए जा रहे थे। ये सब बातें जो हैं, क्या नैब को ये नजर नहीं आ रहा था कि ये सारे मामला हो रहे हैं? और अगर ये सिर्फ यकतरफा चलना है तो फिर नैब के बारे में जो हम कहते हैं कि मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, तो नैब को तो वाज़ेह नजर आता है कि हुकूमत वक्त चला रही है। जब वो उनका जी चाहता तो कहते हैं इसको पकड़ लो, और फिर जब हाई कोर्ट्स में जाके जहां हुकूमत का असर कम चलता है वहां फिर वो उनकी जमानतें हो जाती हैं, फिर जो है वजीर आजम साहब अपसेट हो जाते हैं। तो इशू अब हमारे सामने ये है कि ये सारा मामलात जो हमने नैब से सबक सीखे हैं तमाम पार्टियों ने, उनको इस्तेमाल करते हुए एक नया कानून वज़ा किया जाए, एक नया निज़ाम जिसके अंदर पाकिस्तान के शहरियों का जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका भी कुछ ख्याल किया जाए। क्योंकि ये जो आर्बिट्रेरी पावर अरेस्ट की, ये किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं, इसको किसी नज़्मो ज़ब्त और स्ट्रक्चर में लाना है कि भाई किस स्टेज पे आके ये अथॉरिटी होगी कि आप गिरफ्तार कर लें। इसी तरह बेल की कोई उसमें प्रोविजन नहीं है, तो नैब कोर्ट्स के पास ये प्रोविजन होनी चाहिए कि भाई आप बेल प्रोवाइड कर सकें अगर नैब ने कोई गलत या इनसफिशिएंट केस बनाया है। इसी तरह बहुत बड़ा इशू जो बर्डन ऑफ प्रूफ का है कि जी लोगों के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ डाल दिया जाता है। और यहां मैं ये कहूंगा कि ये जो तकलीफ है ये सियासतदानों ने तो सही है, लेकिन बहुत सारे गुमनाम सरकारी अफसर और कारोबारी हजरात पूरे मुल्क में नैब के हुकूमत खानों में पड़े हैं बेयारो मददगार, क्योंकि उनके ऊपर केस हो गए और अब उन्होंने आगे चलना। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ का इशू भी बड़ा सीरियस है। और आखिरी जो है वो ये है कि हमें जो नैब कोर्ट्स हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी अदलिया को देनी है, क्योंकि अब जबकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में यानी सरकार के वजारत कानून के कंट्रोल में है, तो वहां फिर यूं लगता है कि नैब तो प्रैक्टिकली जो नैब कोर्ट्स हैं, जो अदालतें हैं हमारी, जिन्हें आजाद होना चाहिए, तो नैब का इदारा उन्हें डायरेक्ट करे। जिस तरह वो कहते हैं, मसलन अभी आपने जिक्र किया हमजा शहबाज साहब का, लामहदूद रिमांड है बगैर वजह के। अदालत का काम तो ये चेक करना है कि भाई क्या इस वक्त तक इतनी एविडेंस आ गई है कि आप आगे बढ़ सकें। अगर 11 माह तक एविडेंस ही नहीं आई तो फिर अदालत को बेल देने की पावर होनी चाहिए। तो लेकिन हर बार हमें जो है बहुत एक मुश्किल रास्ता इख्तियार करके तमाम लोगों को
बिल आखिर हाई कोर्ट में या साद रफीक के केस में तो सुप्रीम कोर्ट में जाके उनसे रिलीफ लेना पड़ा। अच्छा, जो आपने भी कहा कि नैब ख्याल है किसी और का, उसे सोचता कोई और है, इससे पहले भी आप हो या पीपल्स पार्टी हो, दोनों जमातें ये कह रही हैं कि नैब और PTI जो है इनका कोई नेक्सस है। तो ये क्या इमरान खान साहब कोई सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं नैब को, या कोई इनका बीच में कोई मिडल मैन है जिसके जरिए से प्राइम मिनिस्टर नैब के साथ कम्युनिकेट करते हैं कि जी अब अगली बारी जो है ना वो खुर्रम दस्तगीर साहब को पकड़ लें, अब चले इनको छोड़ दें, अब फलां को पकड़ लें, या कोई और किसी और तरफ से ये हो रहा है? ये मैकेनिज्म क्या होगा? नैब कैसे फॉलो कर रहा है इनको? देखिए ये मैकेनिज्म तो हमें नहीं मालूम कि वो कम्युनिकेशन किस तरह करते हैं। ये तो वक्तन फक्तन चीजें जो पब्लिक में आई हैं, जो पाकिस्तान के अवाम को सामने भी आई हैं, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ कि इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनते ही वो गालिबन पहले वज़ीर आज़म है जो चेयरमैन नैब उनके दफ्तर में उनसे मिलने गए वज़ीर आज़म से, और पहले दिन से एक सिग्नल चला गया कि यहाँ ये वाला नैब जो है, पहले ही नैब रेयरली इंडिपेंडेंट रहा है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि अगर चेयरमैन जो है वो पहले ही अपनी ब्लेसिंग लेने के लिए वज़ीर आज़म के पास चले गए। वो उस मुलाकात की तस्वीरें जो हैं वो आप दिखा भी सकते हैं अगर चाहे अपने नाज़रीन को। इसी तरह हमने देखा है कि वफाकी वज़रा एक से ज्यादा दफा जो है वो नैब चेयरमैन के दफ्तर में जाके उनके सामने पेश हुए हैं, उनसे गुफ्तगू की है, वो भी सब तस्वीरें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। और फिर हमने ये देखा कि बीच में जब एक बहुत अनफॉर्चुनेट इशू बना कि एक वीडियो आई जिसकी वजह से बहुत सारा लेदे हुई और उसके ऊपर जो है एक वज़ीर आज़म के एडवाइजर को भी निकालना पड़ा। तो ये वक्तन इस तरह के सिग्नल्स आए हैं जो कि हमें जाहिर करते हैं कि हुकूमत का एक बड़ा गहरा असर है नैब के ऊपर। और उसमें मैं ये भी कहूंगा कि हुकूमती वज़रा, आप माशाल्लाह जैसे जो एंकर्स हैं, उनके प्रोग्राम्स में आकर जो हैं वो अपने इल्मे नजूम की महारत भी जाहिर करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि जी हमें तो अभी तो अगले हफ्ते ये पकड़ा जाएगा, अब उसकी बारी आ रही है, ये 6 लोग जो हैं ये रडार पे हैं, अब ये पकड़े जाएंगे। तो ये इल्मे नजूम जो है वो सियासत में तो किसी बुनियाद पर ही होता है, सिर्फ सितारों पर नहीं होता। ये पता नहीं अब दिल मिलते हैं इनके नैब के साथ या कोई इल्म नजूम है? जी नहीं, आई एम श्योर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि जो नैब प्रैक्टिकली जो हैं वो 2-3 लोग हैं पीएम के इर्द गिर्द जो जिनके जरिए वो नैब से कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन इशू यही है कि नैब की इंडिपेंडेंस जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। नैब की जो जिस तरह कानून लिखा हुआ है और यहाँ मैं खुलकर कहूंगा कि हमारे पास मौका था इस कानून को बदलने का। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमने ये नहीं बदला। इस पे मैं आगे चल के आपसे जरूर बात करूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब जो मुआविन खुसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर के एहतसाब के लिए, तो उनका तो नहीं कोई बीच में मिडल मैन का रोल हो सकता नैब और जो ब्रिज करते हो हुकूमत को और नैब को? देखिए मैं तो नहीं जानता, मैं चूंकि अफवाहें बड़ी मैंने सुनी है इस मामले में, आपने भी सुनी होंगी इसलिए आपने सवाल पूछ लिया, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई मुसद्दका इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये बात वाजे है कि जो मैंने आपके सामने बातें रखी थी, जो पब्लिक बातें हैं, जो सबके सामने हैं, कि हुकूमत और नैब का एक बड़ा सीरियस आपस में कनेक्शन है। और उस वीडियो के बाद से वो कनेक्शन जो है हमें गहरा होता हुआ नजर आया, क्योंकि सरकार के जो थे लोग, उससे पहले हम खबरें सुनते थे कि जी इसमें भी जो हुकूमती पार्टी के अरकान है उन्हें पकड़ा जा सकता है। लेकिन उस वाकये के बाद बिल्कुल ही मामला खत्म हो गया और हमने फिर नहीं सुना कि होगा। हालांकि इतने सीरियस बार बार केसेस हो रहे हैं। मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर से नोटिस लिया हुआ है, लेकिन सिर्फ चीनी के मामले में ही एक सीरियस नोटिस ले लिया जाए कि पाकिस्तान के गरीबों की जेबों से 107 अरब रुपए जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया, वो आप उस कमीशन में पेश भी हुए हैं, आप पेश भी हुए हैं अब्बासी साहब के साथ। मैं उस पर भी आगे सवाल करता हूँ। मैं चाहूंगा जरा एहसन इकबाल साहब ने एक बात फरमाई कि एक लिस्ट जो है वो मुरतब शायद की गई है। एहसन साहब ने क्या कहा, ये दिखाएं। वजीर आजम साहब ने एक फहरिस्त दी है नैब को कि अपोजिशन के रहनुमाओं की मुझे गिरफ्तारी चाहिए ताकि मेरे ऊपर तनकीद और मेरी मुश्किलात कम हो। और इसके लिए नैब को ये भी कहा गया है कि बेशक 2-4 बंदे पीटीआई के भी उठा लें ताकि शोर ज्यादा ना मचे। खुर्रम साहब, ये एक सीरियस चार्ज है एहसन साहब जो कह रहे हैं। अगर वाकई यानी इसका मतलब तो ये है कि ये सारा जो, अगर मैं एहसन साहब की बात को मान लूं जो वो कह रहे हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर ने लिस्ट दी है, इसका मतलब है नैब तो बिल्कुल एक सब सर्वियंट और एक बिल्कुल आप कह लें कि ओबीडियंट होके वो काम कर रहा है। यानी जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट को चलाता है, ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर शायद नैब को चला रहा है। क्या ये इतना आसान हो सकता है? जी मुझे दुख से कहना पड़ेगा, नैब चेयरमैन की जो पोस्ट है वो एक आईनी पोस्ट है, लेकिन यहाँ वो एक इंतजामिया का
टूल बन चुका है, औजार बन चुका है, जिसके जरिए ऑपोजिशन को मैं ये भी नहीं कहूंगा, कहीं भी सारे मामले में अगर आप गौर फरमाएं तो इंसाफ कहीं नहीं है, एहतसाब कहीं नहीं है, सिर्फ इंतकाम है ना। इंतकाम की बात है कि इसको पकड़ के डाल दो अंदर, देखा जाएगा बाद में, उसको पकड़ के डाल दो, बाद में देखा जाएगा। इशू ये नहीं है। अगर हमने वाकई हम संजीदा हैं तो अभी तक नैब को ऑन रिकॉर्ड कोई ना कोई जो सीरियस केसेस हैं वो सामने लाने चाहिए थे। और अगर पेशावर बीआरटी जो है वो 107 अरब तक वो भी पहुंच गई है तो उसका भी कोई हिसाब किताब होना चाहिए ना। लेकिन यहां हमने ये देखा है कि हुकूमत की जो, जब हम हुक्मरान पार्टी को देखते हैं तो उनकी अपनी कमिटमेंट ये है कि बीआरटी में वो हुक्म इल्तवा पे चल रहे हैं। जो फॉरेन फंडिंग केस है उसको जो है वो इल्तवा का शिकार है। जहां कभी उनके ऊपर दूसरे केसेस आते हैं, जैसे पीटीवी हमले केस आया, तो उसमें वो इस्तिस्ना ले लेते हैं। और जो एक बड़ी बात खुलकर करते थे हुक्मरान पार्टी के लोग कि देखिए जी, पीएमएलएन के लोगों की तो जमानतें हुई हैं, अभी वो बरी तो नहीं हुए ना। तो एक जो इस वक्त सरकार हुक्मरान पार्टी के बड़े सीनियर रुकन हैं जिनकी जमानत हुई है, वो अब पंजाब के सीनियर वजीर बन गए। उनके पास 3-3 वजारतें उन्हें दे दी गई। अलीम खान। और जिस जेल में वो कैद थे उस जेल में वो तशरीफ ले गए और वहां पर अब उनको सलूटें पड़ी हैं। तो ये जो कमिटमेंट है हुक्मरान पार्टी की एहतसाब के मामले में, वो सबसे ज्यादा, क्योंकि हम भूल जाते हैं बातें, कि इन्होंने जब ये पावर में आए 2013 में केपी में, तो इन्होंने एक एहतसाब कमीशन बनाया था। 3 साल बाद 1 अरब रुपया खर्च करके 1 पैसे की रिकवरी नहीं हुई। और फिर जब उसके चेयरमैन ने कोई इंडिपेंडेंस दिखाई तो एहतसाब कमीशन को ताला लग गया। सही। अच्छा खुर्रम साहब, आईनी अदारा है नैब और उसका चेयरमैन डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं करता इन प्रिंसिपल प्राइम मिनिस्टर को या किसी भी अथॉरिटी को मुल्क में। वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है और उसका एक इंडिपेंडेंट सरबराह है जिसका लगाने का एक आईनी तरीकाकार है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन नैब के ऊपर दबाव डालना भी चाहे और प्राइम मिनिस्टर अगर कहे रबर स्टैम्प के तौर पर कि जी पकड़ लें आज इस फलां को और फलां को छोड़ दें, और अगर चेयरमैन नैब वहां पे स्टैंड लेना चाहे तो वो ले सकता है ना। मतलब चेयरमैन नैब के ऊपर ऐसा क्या दबाव हो सकता है अदर देन प्राइम मिनिस्टर के उसको हर हाल में ओबे करना होगा? जी, आइन तो यही कहता है, कानून भी यही कहता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना जी इन प्रैक्टिस। हमें बहरहाल देखिए, हर कानून जो है वो एक सवाल है जो पूछा जाता है किसी सियासी निज़ाम से और मुआशरे से। नैब जिस तरह इस्तेमाल हुआ, मैं आपके नाज़रीन को ये भी याद करा दूं कि जब ये शुरू में इस्तेमाल हुआ परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, तो नैब को ही इस्तेमाल किया गया मुस्लिम लीग काफ बनाने के लिए और मुस्लिम लीग नून को उस वक्त तोड़ने के लिए। उसके बावजूद जब पार्लियामान में रिक्वायर्ड मेजॉरिटी नहीं आई तो नैब को इस्तेमाल करते हुए 20 लोग और तोड़े गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और फिर वो हुकूमत बनी। तो नैब का जो आगाज है वो ये है, और अब हम जो हैं इस यहां तक पहुंचे हैं कि नैब जो है बिल्कुल ही सिर्फ यकतरफा कार्रवाइयां करता है। और ये जो फिर मैं कहूंगा कि पाकिस्तान में एहतसाब जरूरी है। ऑलरेडी उसके FIA का इदारा मौजूद है, दूसरे इदारे सूबों में मौजूद हैं, लेकिन अभी भी अगर एक संजीदा कानून सामने आए जिसमें पाकिस्तानियों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका भी एहतराम किया जाए, उसको एहतराम करते हुए भी, और जो एक्सरसाइज ऑफ पावर है उसको किसी नज्म ज़ब्त में लाया जाए, तो हम मुस्लिम लीग नून उसको सपोर्ट करेगी। लेकिन ये जो मौजूदा नैब है ये अब काबिले अमल और काबिले कबूल नहीं है। बिल्कुल तो ये सिर्फ एक सियासी इंजीनियरिंग और मैं कहूंगा गैर सियासी जो लोग हैं उनके बुनियादी हकूक को कुचलने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। राइट। अच्छा, हम देखते हैं अमेरिका में FBI का इदारा है जो एंटी करप्शन के तौर पर भी काम करता है। इसी तरह से नेशनल क्राइम एजेंसी NCA है, बरतानिया में CBI है, इंडिया में इसी तरह से एजेंट्स फ्रांस एंटी करप्शन, ये फ्रांस का, और हर मुल्क का कोई ना कोई इस तरह से इदारा है जो इंसदाद करप्शन का है। तो ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि नैब ठीक काम नहीं कर रहा और ये नैब इम्पार्शल नहीं है, नैब की पार्शलिटी इस्टेब्लिश हो चुकी है अगर, तो इन तमाम मुल्कों से जो बेहतरीन इदारा काम कर रहा है, हम उनसे चीज़ें लेके और यहाँ पे रिफॉर्म्स की सूरत में क्यों नहीं मुतारिफ करवा सकते? जी, ये काम हम कर चुके हैं। हमने 2 महीने पहले, बल्कि अब 3 महीने हो गए हैं, मई का महीना, फरवरी में एक जो ड्राफ्ट था अमेंडमेंट्स का नैब लॉ में, ये जो 4 चीजें मैंने आपको, अरेस्ट और बेल और नैब कोर्ट्स की इंडिपेंडेंस और बर्डन ऑफ प्रूफ, और भी चीजें हैं जिसमें बगैर वजह के लोगों को ECL में डालने का, बगैर वजह के लोगों की जो है वो अभी यानी आपका केस आगे नहीं चला तो लोगों की प्रॉपर्टी सीज कर ली गई हैं। ये सारी इश्यूज हैं। हमने एक रिटन फॉर्म में
जो मोहतरम वजीर कानून है उनके हवाले कर दिए थे, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। और ये तीसरी दफा है इन 2 सालों में कि ऑपोजिशन ने, पीपल्स पार्टी ने भी अपना एक ड्राफ्ट जो है वो सबमिट किया है, लेकिन अब जो 3 महीने पहले कोशिश हुई थी वो एक बड़ी सीरियस और ओमनी बस सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बनाकर हुकूमत के हवाले किया था कि अगर आप इस बुनियाद पर हमसे बात करेंगे तो हम इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन हुकूमत जो है वो अपनी नालायकी उनके हमेशा उनके आड़े आती है, गैर संजीदगी आड़े आती है, और एक जो इंतकामी अना है इस हुकूमत के अंदर वो उनके आड़े आती है। इसकी वजह से इस पर पेशरफ्त नहीं हो सकेगी। हालांकि ये कानून अगर जिन बुनियादों पर हमने इसको इस्तवार किया है उस पर अगर हुकूमत जो हमसे बात करे तो ये कुछ देर में बड़ी आसानी से अगले 2 माह में 3 माह में पास हो सकता है। अच्छा, मैं वो सवाल, बहुत एक घिसा पड़ा सवाल है, मैं उसको दोबारा आपके सामने नहीं रखता। कई दफ़ा आप लोगों से पूछा गया कि जी आप भी तो माजी में हुक्मरान रहे, आपने क्यों नहीं तब्दील किया। लेकिन अब सवाल यह बनता है कि आप भी तब्दील करना चाहते हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर भी नैब से खुश नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं कि बेहतर कोई कानून बन सके या इदारा बन सके एहतसाब का। तो जब हुकूमत भी तकरीबन कॉन्सर्न शो कर रही है, अपोजिशन भी कॉन्सर्न शो कर रही है, तो फिर कोई तीसरी कुव्वत तो नहीं है जो इसको ठीक करेगी। फिर अब रुकावट क्या है? जी, मैं इसको समझने से कासिर हूं कि क्या रुकावट है, जबकि जनवरी में एक बेहतर माहौल हमारे पास मौजूद था जब सब ने मिलकर कानून साजी की थी मुश्तरका आर्मी एक्ट के ऊपर। तो उसके बाद से उम्मीद ये थी कि उसको बढ़ाते हुए उस माहौल को नैब लॉ में भी तरमीम हो जाएगी। लेकिन जिसमें मैं कहता हूं अगर इसमें तरमीम हो गई और ये सियासी इंजीनियरिंग का एक औजार ना रहा तो फिर हुकूमत को नुकसान होगा। तो अभी मैं तो समझता हूं कि अभी ये जो आपने एक खुशफहमी का इजहार किया है कि वजीर आजम भी नाराज है, वो नाराज है इसलिए कि नैब ने जो अगली लिस्ट थी अपोजिशन मेंबरान की उनको गिरफ्तार नहीं किया, वरना वो कानूनी और इंसाफी बुनियादों पे तो नैब से नाराज नहीं हो सकते। राइट, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और 18वीं ऊपर PMLN का क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो इसकी अनकंडीशनली मुखालफत कर चुकी है। पीपल्स पार्टी के बाज़ लोग तो ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम को छेड़ने का मतलब है आप आइन के साथ कोई खिलवाड़ या आइन के साथ कोई गद्दारी करने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये असद उमर साहब की तरफ से ये बात सामने आई थी जब उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि 18वीं तरमीम में एक बेहतरी की गुंजाइश है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेहतर हो सकती हैं। और 18वीं तरमीम बहरहाल मैन मेड लॉ है, कोई डिवाइन लॉ तो नहीं है। अगर इसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है तो मुस्लिम लीग नून क्या समझती है कि बिल्कुल किसी तरह इसको नहीं छेड़ना चाहिए, या बात हो सकती है बैठ के हुकूमत के साथ? जी, ये जो मुबहम गुफ्तगू है ना वफाकी वज़रा की, ये उनका फिक्री दिवालियापन जाहिर करती है। अगर वो वाकई संजीदा होते तो एक मुसवदा, चले पब्लिकली नहीं लेकिन मुख्तलिफ जो पार्टियां पार्लियामान में मौजूद हैं उनसे शेयर करते कि जी हम यहाँ हमें प्रॉब्लम है, हम इसको ठीक करना चाहते हैं। अभी वो एक इलाज तजवीज़ कर रहे हैं और बीमारी नहीं बता रहे कि बीमारी क्या है, कौन सा इशू है जिसकी वजह से जो 18वीं तरमीम है उसको हमने रिविजिट करना है। दूसरा, आपके नाजरीन की जो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए कि 18वीं तरमीम आपको अलहदा डिब्बा नहीं है जो आइन के अंदर रखा हुआ है, वो 102 जगह पर आइन में तरमीम की गई थी, लिहाजा अब वो आइन है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इट्स नॉट अ सेपरेट पीस which was put in the constitution, it is the constitution of पाकिस्तान। और उसमें मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है कि 18वीं तरमीम में जो मेन फोकस था वो ये था कि पाकिस्तान के जो 4 सूबाई इकाइयां हैं उनको मजीद अथॉरिटी दी जाए। मुस्लिम लीग नून ने उसकी पूरी तरह सपोर्ट की थी, और अभी भी आज भी अगर सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई आंच आएगी तो हम उसकी सख्त तरीन मुखालफत करेंगे। जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो एक बड़ी कीमती चीज है, और ये पहली दफा हुआ कि 2010 में जब आईनी तरमीम की 18वीं पास हुई कि हमने ये नजर आया कि पाकिस्तान की रियासत ने और पाकिस्तान के अवाम ने, उनके नुमाइंदों ने 1971 के वाकयात से कोई संजीदा सबक सीखा है और सूबों को वो ऑटोनॉमी दी है जिसके जरिए वो अपने अवाम की बेहतर खिदमत कर सकें।
अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे वफाक के पास जो महासिल हैं वो 42% रहेंगे, जो कुल वफाक के पास आमदन है उसका 58% जो है वो सूबों के पास चला जाएगा। इसी तरह से इस 18वीं तरमीम के ज़रिए से जो मुशर्रफ साहब ने तरमीम की 17वीं, जिसमें उन्होंने 2 दफ़ा से ज़्यादा वज़ीर आज़म बनने या वज़ीर आला बनने पर पाबंदी लगा दी, उसको 18वीं तरमीम से ख़त्म किया गया। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, इनके ऊपर क्या बात नहीं हो सकती? जैसे दुनिया के कई मुल्क हैं जहाँ पे, अमेरिका में फॉर एग्ज़ाम्पल, दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी, वुड्रो विल्सन का जो डेमोक्रेसी का, लिबरल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा अमेरिका में, वहाँ पे 2 दफ़ा से ज़्यादा कोई सदर नहीं बन सकता। और भी कई ऐसे मुल्क हैं, तो ऐसी कुछ चीज़ें जिनके ऊपर बात हो नहीं सकती कैसे? जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ना, ये आपने एक कयास किया है कि ये खराबी हो सकती है। हुकूमत कहाँ है, उनका मुसवदा कहाँ है, बिल्कुल मुसवदा कहाँ है, उनकी सोच क्या है। और दूसरा आपके नाजरीन के लिए फिर अगर चंद सेकंड ले लूं, जी जी, वो ये है कि देखिए, ये जो फॉर्मूला है महासिल की तकसीम का, ये आइन का हिस्सा नहीं है। ये नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड होता है जो हर कुछ अरसे बाद होना चाहिए। इस हुकूमत ने अभी तक नेशनल फाइनेंस कमीशन को संजीदगी से तो तलब ही नहीं किया कि भाई ये इशू है और उस इशू पर बात होनी चाहिए। तो असल तो मामला नेशनल फाइनेंस कमीशन का है, 18वीं आईनी तरमीम का नहीं है। खुदा जाने वो क्यों ये तवज्जो हटाओ गुब्बारे जो हैं हवा में छोड़ते रहते हैं ताकि इन पर बहस शुरू हो जाए। असल इशू तो नेशनल फाइनेंस कमीशन का है। तो तमाम सूबों को बुलाएं, तमाम जो इदारे हैं जो उसका हिस्सा है उनको बुलाएं और वहां से ये बताएं कि हमें ये वाला इशू आ रहा है, इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो आए इस पर बात करें। लेकिन ये कह देना कि जी 18वीं आईनी तरमीम, 18वीं, जैसे मैंने कहा 102 जगह पर तरमीम हुई थी, 102 जगह में से किस जगह पर वो चाहते हैं कि वो दोबारा इस पर सोचो। तो हुकूमत की तरफ से जो मुबहम सोच है वो बिल्कुल हमें एक खामखा की डिस्कशन में डाल रहे हैं। और मैं फिर कहूंगा कि मुस्लिम लीग नून सूबाई खुद मुख्तारी को जहां भी कमजोर किया गया तो हम उसकी मुखालफत करें। बिल्कुल सही, यानी आप कह रहे हैं कि किसी एक पर्टिनेंट तरमीम के ऊपर तो बात हो सकती है, लेकिन 18वीं तरमीम तो एक पैकेज था, पूरे पैकेज को तो गलत नहीं कहा जा सकता। आप ये कह रहे हैं ना? जी एब्सोल्युटली, और उन्हें गलत था भी नहीं। देखिए मैं फिर कहूंगा, हमें 1971 अक्सर भूल जाता है, हमें याद करना चाहिए कि कितना बड़ा सानिया हुआ था। और उसकी वजह यही थी कि एक जो हमारा सूबा था, हमारा हिस्सा था, उसको वो हकूक नहीं मिले थे जो उनका हक था बतौर पाकिस्तानी शहरी। तो हमें उसे सबक सीखने में, आप देख लें कि 1971 से 2010 तक 40 साल लगे वो सबक सीखने में। अब हमने वो सबक सीख लिया है, तो वो बड़ा एक कीमती सबक और इतनी आसानी से गैर संजीदा जो गुब्बारे हुकूमत छोड़ती है उसमें उसको जाया नहीं करना चाहिए। अच्छा, हुकूमत के अलावा किसी और की भी ख्वाहिश हो सकती है 18वीं तरमीम को छेड़ने की? जी मुझे अंदाजा नहीं है कि किसी की ख्वाहिश हो सकती है। द थिंग इज, पाकिस्तान में हम चाहे जितना मर्जी हम ये कहें कि आप डिफेंस मिनिस्टर भी रहे ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूं शायद। नहीं, देखिए, जो अगर पाकिस्तान की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको महासिल में कमी का अगर वो शिकार है और उसमें इश्यूज हैं कि एजेके को कैसे फंड करना है आने वाले दिनों में, गिलगित बल्तिस्तान को कैसे फंड करना है, फाटा को हमने जब हमने मुस्लिम लीग नून की दौर में तरमीम हुई और फाटा को केपी का हिस्सा बनाया गया, उसको फंड करने का हमने वादा किया हुआ है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं, मैं फिर कहूंगा कि ये 18वीं आईनी तरमीम के डील करने वाले नहीं हैं। ये नेशनल फाइनेंस कमीशन में जाएंगे, वहां इस पर बात करें, वहां बीमारी इंडिकेट करें कि ये इशू है, इसका इलाज तजवीज करें। 18वीं आईनी तरमीम जिसके अंदर 102 और चीजें हैं, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ठीक। आखिरी 2-3 सवाल सर, और चीनी जो इंक्वायरी कमीशन है उसमें आप भी गए और शाहिद खान अब्बासी भी गए, और खुद मुस्लिम लीग नून ने वॉलंटरली कहा कि जी हम भी पेश होकर अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं, हालांकि आपको बुलाया नहीं गया था। तो वहाँ पे क्या आपको लग रहा है ये किसकी तरफ इशारा होगा जो आपने जिस हद तक फेस किया उस कमीशन को? जी नहीं, हम तो चूंकि रज़ाकाराना तौर पर, चूंकि सेक्शन 9 है जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 में हम मुस्लिम लीग नून ने ही बनाया था, जिसके तहत पाकिस्तान का कोई भी शहरी जाकर कमीशन को वो इंफॉर्मेशन दे सकता है अगर वो रेलेवेंट हो। तो हमारे पास चूंकि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी, और असल में तो जो FIA ने रिपोर्ट पब्लिश की थी 32 सफ़े की, हमने तो एसेंशली उसी की तरफ तवज्जो दिलाई है कि FIA ने बड़े वाज़े अल्फाज में और सराहत से इस मामले तक वो पहुंचे थे, नतीजे तक पहुंचे थे कि पाकिस्तान में जो चीनी की कीमत बढ़ी 55 रुपए से 80 रुपए और 85 रुपए तक गई है,
उसकी वजह वो 2018 में किया गया फैसला है कि पाकिस्तान से 11 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की, और वो फैसला किसने किया? वो ईसीसी ने और काबीना ने किया। और फिर 16 महीने उनकी आंखों के सामने चीनी कीमत बढ़ती रही और काबीना ने उसको रोकने के लिए कोई काम नहीं किया। तो हमने तो बराह रास्त वजीर खजाना और वजीर आजम को इसका जिम्मेदार ठहराया है कि उन्हें ये एक्शन लेना चाहिए था। वो पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब लोग हैं कि पाकिस्तान के एक आपकी आंखों के सामने एक फैसले के नताइज जो है वो मई 2019 तक वाजे हो गए थे, लेकिन आपने उसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया। तो पहले भी फैसले के जिम्मेदार आप हैं, उसको ना रोकने के भी जिम्मेदार आप हैं। और तीसरा ये है कि जो पंजाब ने सब्सिडी दी चीनी के ऊपर, वो जस्टिफाइड नहीं थी क्योंकि पाकिस्तानी रुपया 40% ऑलरेडी डी वैल्यू हो चुका था। तो लिहाजा पाकिस्तान अच्छा सर, बिल्कुल मुकम्मल करने दें। तो लिहाजा पंजाब की सब्सिडी में इशू सब्सिडी नहीं है, इशू मफादात का टकराव है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर जो मोहतरम वजीर आला है उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अच्छा, सब्सिडी देने का फैसला तो हुकूमत का है, ये अगर फैसला गलत है तो हुकूमत जवाब दे है, और अगर सब्सिडी देना गलत था तो फिर सब्सिडी लेना भी गलत होगा। पर उसमें चौधरी मुनीर, जहां पे हुकूमत के कुछ लोग हैं जिसने खुसरो बख्तियार वगैरह है, मुने सुलाई हैं, उसी तरह से इसमें चौधरी मुनीर भी हैं, इसमें रमजान शुगर मिल भी है जो शहबाज शरीफ साहब के बेटों की है। देखिए, इत्तलाक सब पर होना चाहिए, लेकिन फिर जिस चीज को दुरुस्त करने के लिए हम कमीशन में गए, आप वहीं गए हैं। सब्सिडी देने का मामला नहीं है। FIA ने अपनी रिपोर्ट में वजाहत से लिखा है कि असल इशू पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए चीनी की कीमत 55 रुपए से आज 90 रुपए तक जो पहुंची है, उसकी वजह एक्सपोर्ट की इजाजत देना है। इशू वो है जो एक्सपोर्ट की इजाजत ECC और काबीना ने दी, जिसके सरबराह वजीर आजम है, वो जिम्मेदार है पाकिस्तान के अवाम की जेबों से हमारे अंदाजे के मुताबिक 107 अरब रुपए के इजाफी जो प्रॉफिट्स हैं वो पाकिस्तानी अवाम की जेबों पर डाका डाला गया है, और वजीर आजम और वजीर खजाना उसके बराह रास्त जिम्मेदार हैं। आप गौर करें कि 107 अरब रुपए के डाके के सामने 2.4 अरब की सब्सिडी पंजाब ने दी, वो तो बेमानी है। अच्छा सर, इसमें 3 फरीक बनते हैं। एक है हुकूमत जिसका फैसला गलत हो सकता है, दूसरे हैं शुगर मिल ओनर्स, और तीसरे हैं जो डीलर्स जो शुगर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेडिंग करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने जो कमीशन में पेश होकर डीलर्स और शुगर मिल ओनर्स को इस तरह कसूरवार करार नहीं दिया, बल्कि हुकूमत की फैसला साजी को करार दिया, प्राइम मिनिस्टर और वजीर खजाना को। जी, मैं आपसे इस्तदा करूंगा कि आप एक अलहदा प्रोग्राम करेंगे। मुझे 32 सफ़े की रिपोर्ट FIA ने दी है। हुकूमत का अपना इदारा कह रहा है कि सिट्टा जिम्मेदार नहीं है, टैक्सेस जिम्मेदार नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिम्मेदार नहीं है। तो लिहाजा हमने तो एसेंशली कल जो है जाकर उन पर यह वाजे किया कि दो इश्यूज हैं। एक तो आपकी अपनी रिपोर्ट ने वजाहत से खोल दिया है और पॉइंट आउट किया है, डायरेक्टली पॉइंट आउट किया है कि ये एक्सपोर्ट की इजाजत देने का फैसला जिम्मेदार था, और दूसरा उन्होंने ये कहा उस रिपोर्ट में कि जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड है उसको रेकमेंड करना चाहिए था 3 महीने बाद कि जनाब कीमत बढ़ना शुरू हो गई है, ये एक्सपोर्ट बंद कर दें। उन्होंने नहीं किया। दूसरे जो सिस्टेमिक इश्यूज हैं हमने शुगर इंडस्ट्री के, क्योंकि हम दोनों जो हैं शाहिद साहब भी और मैं भी उनके साथ ECC में डील करते रहे, तो हमने अपना जो तजर्बा था वो कमिश्नर शेयर किया कि ये इश्यूज हैं जो बार बार उठेंगे, लेकिन प्रिंसिपली द प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे एंड द चीफ मिनिस्टर पंजाब, वो जिम्मेदार हैं। जो मिलों वालों को आपने पकड़ना है वो जरूर आप अपना एक्शन करें, उसमें कोई रुकावट नहीं है। आप सिस्टमैटिक इश्यूज को रिजॉल्व करें कि मिलों वाले किस तरह होर्डिंग करते हैं और करते हैं। लेकिन यहां मैं फिर कहूंगा फोकस ये नहीं है कि सब्सिडी कैसे दी गई, फोकस ये है कि चीनी की कीमत जो मुस्लिम लीग नून के 5 सालों में बढ़ने की बजाय 1 रुपया कम हुई, वो इस हुकूमत के आते ही 25-30 रुपए क्यों बढ़ गए, 90 रुपए कैसी हुई? बिल्कुल ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन, मरियम साहबा का और शहबाज शरीफ साहब के बारे में खबरें हैं कि वो शायद लंदन जा रहे हैं, कोई है ऐसी खबर? जी, मेरे नॉलेज में अभी तक कोई खबर नहीं है। आप मुझसे ज्यादा बाखबर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के नामवर साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान साहब।
ब्रेक के बाद खुश आमदेद। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान साहब। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हिलाल इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़, निशान इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ समेत कई मुल्की और गैर मुल्की एजाज़ात और अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं अपनी साइंसी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर। डॉक्टर साहब, अब लोग कोरोना के साथ जीना सीख रहे हैं, लोगों को एहसास हो रहा है कि शायद ये नियर फ्यूचर में आइंदा चंद माह में फौरी तौर पर ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अब लोगों के जहन में इस वक्त तशवीश है दो चीज़ों के बारे में। एक तो ये कि इसकी दवा वो कब तक बन सकती है, कैसे बन सकती है, किन मराहल से गुजर रही है, और दूसरी चीज़ है इसकी वैक्सीन जो प्रिवेंटिव क्योर में आती है, वो वैक्सीन कैसे बनेगी, कब तक बनेगी और किन मराहल से गुजर रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो दवा है ये नई दवा, अगर इसके लिए अगर हम ढूंढ रहे हैं तो नई दवा के आने में कम से कम 5 से 10 साल लगते हैं। 5 से 10 साल? 10 साल लगते हैं और अरबों डॉलर खर्च होते हैं। तो नई दवा तो अभी आप फिलहाल इसको भूल जाइए, कोई न्यू मेडिसिन तो नहीं मिलेगी। जो एग्जिस्टिंग जो मौजूदा अद्वियात हैं जो FDA ने अप्रूव कर रखी हैं मुख्तलिफ बीमारियों के लिए, चाहे वो एंटीवायरल ड्रग्स हों, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हों, चाहे वो मलेरिया के खिलाफ अद्वियात हों, चाहे वो दूसरी दवाइयाँ हों, उनके अंदर अब तलाश जारी है दुनिया भर में कि कोई एग्जिस्टिंग जो मौजूदा अद्वियात हैं उनमें से कोई दवा मिल जाए जो इसके खिलाफ भी एक्ट कर सके। और इसमें कुछ कामयाबी भी हो रही है। फ्रांस में क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, उन्होंने कुछ अद्वियात के ऊपर जो टेस्ट किए हैं वो खासे कामयाब रहे हैं, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इसी तरह एक अमेरिकन कंपनी है गिलियड के नाम से, उनको भी खासी कामयाबी हुई है। उसके कम से कम पीरियड कम हो जाता है, रेमडेसिविर नाम है उसका दवा का। पीरियड जो रिकवरी पीरियड है वो 15 दिन से 11 दिन हो जाता है। हम भी क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में कर रहे हैं कई दवाइयों पर, जो एक प्रोटेक्ट करके 16 इदारों का हमने कंसोर्शियम बनाया है, जिसके तहत कई दवाइयों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, मौजूदा दवाइयाँ जो हैं जो दूसरी बीमारियों में इस्तेमाल होती हैं। और उम्मीद है कि अगले हफ्ते 10-15 रोज़ में कुछ हमारे पास रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे कि कौन सी इसमें से अद्वियात जो हैं वाकई मुफीद हैं इस वायरस के ख़िलाफ़ भी। वैक्सीन का जो मामला है वो ख़ासा उम्मीद अफजा है। तकरीबन 100 कंपनियां हैं दुनिया में जो इस वक्त वैक्सीन तैयार कर रही हैं। मेरे ख्याल से 10 या 12 कंपनियां इनमें कामयाब हो जाएंगी और तकरीबन 8 से 12 महीने के अंदर कुछ वैक्सीन्स आ जाएंगी। ये एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एस्ट्राजेनेका के साथ एक मुआहदा किया है, जिसके तहत उनका ख्याल है कि सितंबर या अक्टूबर में इसी साल वो वैक्सीन्स मुहैया कर देंगे। लेकिन मुझे थोड़ा वो ऑप्टिमिस्टिक लगता है, लेकिन इस साल के आखिर तक बहुत उम्मीद है कि कई चाइनीज कंपनियां। डॉक्टर साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, WHO की जो ताज़ा तरीन अपडेट है उसके मुताबिक शायद वैक्सीन 2021 के आखिर तक तैयार हो सके। जी, WHO का ये ख्याल है, लेकिन जो इस वक्त एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार होता है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, तो वो जो ऑक्सफोर्ड के साथ उनका है उसमें उनका ख्याल है कि इस साल के आखिर तक ही वो वैक्सीन ले आएंगे मार्केट में। और कुछ जर्मन, चाइनीज़, अमेरिकन कंपनियां जिसमें जॉनसन एंड जॉनसन है, एला लिली और दूसरी कंपनियां हैं, इनका ख्याल है कि मार्च अप्रैल तक वैक्सीन आ जाएंगी। हाँ, बड़े पैमाने पे इतनी वैक्सीन बन जाना, क्योंकि एक चीज़ मार्केट में आना एक चीज़ होती है और फिर ऐसी वैक्सीन जो कि अरबों लोगों को मुहैया हो, क्योंकि पूरी दुनिया को 7 अरब है पॉपुलेशन, पूरी दुनिया को ही चाहिए होगी ये वैक्सीन, तो इतनी मिकदार में तैयार होने में वक्त लग सकता है। हो सकता है कि अगले साल के वक्त या आखिर में, जैसे कि WHO कह रहे हैं, इस तादाद में, इस क्वांटिटी में वैक्सीन जो है वो मुहैया हो सके। लेकिन वैक्सीन के बारे में उम्मीद है। ये जो वायरस है ये अब आ चुका है, ये आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। इट्स गोइंग टू स्टे, एक सर्टन लेवल पे रहेगा। जैसे कि फ्लू का वायरस हमारे दरमियान मौजूद है और कितनी दहाइयों से मौजूद है फ्लू का वायरस, इसी तरह ये वाला वायरस भी जो है, और अल्टीमेटली हमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, इस वायरस के साथ जीना सीख लेंगे। लेकिन वैक्सीन जो है इसके लिए बहुत अहम होगी, क्योंकि ये इस किस्म का इतना मोहलिक वायरस जो है, जो इतनी तेज़ी से फैलता है,
आज तक हमारी दुनिया में नहीं आया, जैसे हम आज देख रहे हैं जिसको। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये जो वैक्सीन जो कोरोना के ऊपर जिस आपने बताया कि 100 के करीब ऐसे मुकामात हैं जहाँ पे तहकीक की जा रही है, क्या ये वैक्सीन, इसकी तैयारी और इसका जब नताइज सामने आएंगे कि क्या ये वाकई इंसान की सेहत के लिए कारगर साबित होती है या नहीं, क्या ये उसी तरह से है जैसे हेपेटाइटिस की वैक्सीन बनाई गई होगी, कभी पोलियो की वैक्सीन कभी बनाई गई होगी, फ्लू शॉट्स बनाए गए, इसी तरह से रेबिस की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये जितनी भी वैक्सीन इस किस्म की बनाई गई, क्या इसका जो तैयारी के जो मराहल हैं ये तकरीबन वैसे ही है जैसे वो वैक्सीन बनाई गई थी? एक हद तक मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ फ़र्क भी है। बात यह है कि वैक्सीन में फ़र्क होता है। या तो वायरस जो है, जो उसमें ये काबिलियत नहीं है कि अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके, उस किस्म के वैक्सीन उसको कम्प्लीटली इनएक्टिव करके फिर उसके खिलाफ वैक्सीन बनाई जाती है। या वायरस को कमज़ोर कर दिया जाता है ताकि वो फैल ना सके, और जब इंजेक्शन लिया जाए पेशेंट को तो पेशेंट को नुकसान ना हो, और उसके खिलाफ उसकी बुनियाद के ऊपर वैक्सीन बनाई जाती है ताकि एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएं। या वायरस का के अतराफ जो गिलाफ चढ़ा हुआ है और कुछ प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन्स के ऊपर की बुनियाद के ऊपर वैक्सीन बनाई जाती है ताकि एंटीबॉडीज़ उसको पकड़ के और वहाँ हमला करें उसको और उसको ख़त्म कर दें। तो ये जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के वैक्सीन्स होती हैं। इसलिए मैंने कहा कि 100 कंपनियों में से हो सकता है 10-12 कामयाब हों, बहुत सी वैक्सीन कामयाब ना हों, क्योंकि जब वो ट्रायल से गुजरती हैं उनमें सेफ्टी होती है, एफिकेसी होती है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। जब पता चलता है कि कौन सी वैक्सीन वाकई कामयाब हैं तो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो सारी वैक्सीन एक तो अलग अलग किस्म की होंगी और इनमें से कुछ कामयाब होंगी। फिर ये वायरस भी तब्दील हो रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक वैक्सीन जो है आज उसके खिलाफ इफेक्टिव है, कल भी वो वैक्सीन इफेक्टिव रहे, क्योंकि वायरस जो है ये अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है, अपनी साख्त तब्दील कर रहा है। तो ये एक और बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर कराची यूनिवर्सिटी में एक इदारा है जमीरुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, जो मेरे वालिद के नाम से ही मंसूब है क्योंकि मेरी ग्रांट से वो बना था, तो वहाँ पे हमने इसकी पूरी सीक्वेंस किया है, इसके जो जीनोम हैं उसकी सीक्वेंस किया है, और उससे पता चला है कि 9 जगह पे इसमें म्यूटेशंस आ गई हैं, तब्दीलियाँ आ गई हैं, तो कुछ फ़र्क आ रहा है। इसी तरह और भी म्यूटेशंस होंगी और एक बड़ा प्रोग्राम हमने। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे ये वायरस अपनी शक्ल तब्दील करेगा, वैक्सीन को भी उसी के मुताबिक ढालना पड़ेगा? जी, वैक्सीन ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन उन सब शक्लों को कवर करे। उनमें से हो सकता है कि ज़्यादातर शक्लें जो हैं उनकी उसको कवर कर सके, हो सकता है कुछ शक्लों को कवर ना करे। तो इस वजह से स्पेक्ट्रम उसका वैक्सीन का ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए ताकि मुख्तलिफ शक्लों को इसकी कवर कर सके, क्योंकि हर 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद थोड़ी सी म्यूटेशन आ जाती हैं। यानी 30,000 के करीब इसमें ये न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, उनमें से 8, 10, 20, 50 जगह तब्दीलियाँ आ सकती हैं या आ रही हैं। अब वो अगर तो इस वजह से इसकी शक्ल तब्दील होती रहती है और वैक्सीन जरूरी नहीं है कि सब शक्लों को कवर करे। डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल ये कि अभी ये वायरस तो पहली बार दुनिया पर हमलावर हुआ था, इससे पहले इस वायरस के बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं सुना था। तो अगर ये वायरस खुदा न खास्ता सीजनल वायरस बन जाता है, जैसे डेंगू 2011 में पहली बार आया था और फिर 2011 के बाद से हर साल अब पाकिस्तान में डेंगू आ रहा है, अगर खुदा न खास्ता ये वायरस दुनिया में अब हर साल सीजनल वायरस की तरह हमलावर होना शुरू हो जाए, तो क्या हम ये समझेंगे कि फिर दुनिया अब हर साल 6 माह के लिए बंद हो जाएगी? नहीं, अगर वैक्सीन आ जाती है जिसका अभी जिक्र हुआ, तो फिर ये एक रूटीन हो जाएगा कि हर एक को हर साल एक ख़ास सीज़न में वैक्सीन अपने आप को वैक्सीन लगवानी पड़ेगी ताकि वो प्रोटेक्ट हो जाए, ताकि फिर इसका हमला भी हो तो वो शिद्दत नहीं होगी उस हमले की। जैसे फ्लू की भी वैक्सीन है, आजकल सर्दियों में बहुत से लोग लगाते हैं फ्लू की वैक्सीन, इस तरह इसकी वैक्सीन भी। तो ये सारा बंद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वैक्सीन लगवानी पड़ेगी ताकि इसका असर जो है वो ना हो, जो कि हो सकता है अगर वैक्सीन ना लगाएं तो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब, पाकिस्तान के मारूफ साइंसदान हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त की नज़रें वैक्सीन की तैयारी पर और अद्वियात की तैयारी पर हैं। डॉक्टर साहब के मुताबिक अगर इसके लिए कोई मखसूस इसी मकसद के लिए किसी दवा की तैयारी या दवा की तैयारी की तकमील का इंतज़ार किया जाए तो उस पर शायद 5 से 10 साल लग सकते हैं, लेकिन वैक्सीन की तैयारी जो है वो मुमकिन तौर पे 8 माह से लेके अगले 1 से 1.5 साल में दुनिया को दस्तयाब हो सकती है। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, देख रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।